गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे अध्ययन करेंगे अपना जो चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व 11th क्लास का। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की कि चुनाव है वो प्रमुख रूप से क्या है कि लोकतंत्र में चुनाव संभव है या बिना लोकतंत्र के भी चुनाव संभव हो सकते हैं क्या। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम इसके आगे की जो अपने पॉइंट है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम अध्ययन करेंगे कि जो लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उनमें प्रमुखतः किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और उसके अनुसार हम उसके जो प्रमुख बिंदु है उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज का जो अपना पहला जो बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बात आती है अपने प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। सबसे प्रमुख बात कि चुनाव या जो निर्वाचन है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी सामान्य अर्थ को जानना बहुत आवश्यक है। तो इसमें बताया गया है कि हम जिस विधि से, जिस सिद्धांत के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो उस चुनाव की कुछ विधि, कुछ नियम, कुछ सिद्धांत होते हैं और उसके अनुसार हम किसको चुनते हैं, उस उम्मीदवार को जो उस क्षेत्र में खड़ा हुआ है और जिसे हम योग्य मानते हैं। तो इसके सामान्य अर्थ क्या हो गया कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को, यानी हम अपने जो प्रतिनिधि हैं जो अपने क्षेत्र में खड़े हुए हैं उनमें से जो योग्य व्यक्ति है, योग्य व्यक्तित्व है जिसका, और जो हर कार्य को कराने में सक्षम है और जनता से जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, तो हम ऐसे प्रतिनिधियों को जो चुनते हैं उस प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को या नियम को या सिद्धांत को हम चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में हम देखते हैं कि हमारे देश भारत में चुनाव होते हैं और हम उम्मीदवार, जो उस क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसको हम जो है अपना अमूल्य वोट देके उसको विजय बनाते हैं। तो पहली बात स्पष्ट हो गई कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने की विधि है, जो तरीका है उसे हम क्या कहेंगे, चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। आगे बात आती है महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका। जो प्रमुख रूप से प्रशासन चलाते हैं और देश से संबंधित महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं, क्या उनमें भूमिका हमारी होती है, यानी मतदाता की उसमें भूमिका होती है, या फिर हमने जिनको चुना उनकी भूमिका होती है। तो ध्यान रखना, इसमें एक बात स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने और प्रशासन चलाने में नागरिकों की सीमित भूमिका, यानी नागरिकों का योगदान बहुत सामान्य रहता है, बहुत कम रहता है। तो क्योंकि जनता का प्रमुख कार्य क्या है कि जिस समय निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, उस समय उचित उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार को चुनना, और यहाँ तक इस कारण स्पष्ट कहा गया है कि निर्णय लेने में, महत्वपूर्ण फैसले लेने में नागरिकों की भूमिका क्या रहती है, सीमित रहती है, कम रहती है। आगे बात आती है नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। तो हमने बात की अभी कि नागरिकों का काम क्या हुआ कि मत डालना, अपना अमूल्य वोट देना, लेकिन उस अमूल्य वोट के माध्यम से वो किसको चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। प्रतिनिधि कौन होता है जिसको उन्होंने चुना, जो उनको लगता है कि सक्षम है, उचित है, योग्य है, प्रत्यक्ष रूप से जनता से जुड़ा हुआ है और हर कार्य कराने में सक्षम है। ऐसे प्रतिनिधि को जनता चुन लेती है और बाद में जनता ने जिस प्रतिनिधि को चुना है
वो प्रतिनिधि क्या है कि प्रशासन के जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, प्रमुख फैसले लिए जाते हैं, उसमें प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट है कि नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से, अब जनता सम्मिलित तो होती है लेकिन जनता स्वयं सम्मिलित न होके उसने अपने जिस प्रतिनिधि को चुना है, जिस उम्मीदवार को चुना है, वो प्रतिनिधि क्या है कि प्रत्येक निर्णय में और फैसले में प्रमुख रूप से सम्मिलित होता है, न कि जनता। आगे बात आती है प्रमुख निर्णय निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से। अब सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा जिन योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जो योजनाएं लागू की जाती है, तो प्रमुख रूप से क्या है उसमें निर्णय है वो निर्वाचित प्रतिनिधि यानी जनता ने जिनको वोट देके चुना है, जिनको निर्वाचित किया है, वो प्रतिनिधि क्या है प्रमुख निर्णय लेते हैं, प्रमुख फैसले लेते हैं। तो एक बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या है स्वयं चुनती है और चुनने के बाद में जो प्रतिनिधि है वो प्रमुख रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जनता की राय को आगे सरकार में रखते हैं और जनता से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। और जनता प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि जिन लोगों को जनता ने चुना है वो प्रतिनिधि क्या है प्रमुख निर्णय और फैसले सरकार के लेते हैं। आगे बात आती है क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकता है। तो हमने लोकतंत्र की पहले बात की थी। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है स्वयं। और अब इसमें बात आती है क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? तो क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव हो सकते हैं? ये चीज संभव तो है, लेकिन प्रमुख रूप से क्या है कि जहां लोकतंत्र नहीं होता वहां हम क्या है कि दूसरी सरकारें देखने को मिलती है, जैसे तानाशाही सरकार है, अधिनायकशाही सरकार है, जैसे राजतंत्रीय सरकार है। यहाँ पे क्या है कि जनता की भूमिका कम हो जाती है, जनता की भूमिका सीमित हो जाती है और प्रमुख रूप से जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं और जनता से राय विमर्श है वो बहुत सीमित है, वो जनता से राय विमर्श किया जाता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो लोकतंत्र की प्रमुख अगर हम कड़ी माने तो वो चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होंगे समय समय पे तो एक ऐसी सरकार बनी रहेगी जो हो सकता है जनता के लाभ के लिए भी कार्य करे, जनता के अहित के लिए कार्य भी करे। जैसे अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस सरकार है, जब अपना देश आजाद हुआ उसके बाद काफी वर्षों तक उसका शासन रहा, तो अब वो सरकार जनता के हित में थी, अहित में थी, हो सकता है कुछ लोगों के वो हित में थी, कुछ लोगों के अहित में भी हो सकती है, लेकिन उसने लंबे समय तक शासन किया। लेकिन प्रमुख रूप से क्या है कि अब वर्तमान समय में देखें हम तो सरकार परिवर्तित हो गई है, भाजपा की सरकार आ गई है। तो अगर सरकारें क्या है बदलती रहती है और अच्छा कार्य करती है तो उसका अस्तित्व काफी लंबे समय तक बना रहेगा, और अगर सरकार अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेगी तो जनता अपने अमूल्य वोट के माध्यम से जब चुनाव होते हैं तो सरकार को परिवर्तित कर देती है। इसलिए प्रमुख रूप से लोकतंत्र में क्या है चुनाव होने आवश्यक है। बात आती है एक लोकतंत्रीय देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ नियम बनाता है। अब बात आती है कि जिस भी देश में चुनाव होते हैं, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो जापान हो, कोई भी देश हो, जहां भी चुनाव होते हैं तो उस चुनाव को संपन्न करवाने के लिए क्या है कि उस देश के संविधान में कुछ चुनाव संबंधी नियम कानून बनाए जाते हैं। बात आती है विस्तृत नियम कानून बनाने का काम विधायिका करती है। हमने पीछे अध्ययन किया था कि सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को विधायिका या संसद भी कहते हैं और प्रमुख जो कानून बनाए जाते हैं, विस्तृत जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानून बनाने का कार्य कौन करती है? विधायिका, यानी व्यवस्थापिका के द्वारा, जिसको संसद कहा जाता है,
उसके द्वारा चुनाव से संबंधित भी महत्वपूर्ण जो कानून है, विस्तृत जो कानून है, वो बनाए जाते हैं। तो इससे भी स्पष्ट हो गई बात है कि संविधान में भी क्या है कि चुनाव से संबंधित नियम बनाए गए हैं, और ये विस्तृत नियम कानून बनाने का प्रमुख है वो कार्य कौन करती है? विधायिका करती है, जिसको हम व्यवस्थापिका या संसद के नाम से भी जानते हैं। आगे बात आती है कि मूलभूत नियम क्या है, यानी कहीं भी चुनाव हो, कभी भी चुनाव हो, किसी भी प्रकार के चुनाव हो, उन चुनावों में कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं, और उन्हीं नियमों और कानूनों को ध्यान में रखते हुए आगे क्या है कि चुनाव को संपन्न करवाया जाता है। सबसे पहले बात आती है कौन मत देने के योग्य है। जो कानून बनते हैं उसमें प्रमुख बातें कौन कौन सी आती है? सबसे पहली बात आती है इसमें कि कौन मत देने के योग्य है, यानी उस देश में जो जनता रहती है, उस देश की जनता में से जो अपना वोट है वो कौन दे पाएंगे और कौन नहीं दे पाएंगे, ये बात उसमें निर्धारित होती है। आगे बात आती है कौन चुनाव लड़ने के योग्य है। क्या देश की समस्त जनता चुनाव लड़ सकती है, या उस जनता में से किसके पास ऐसी कुछ विशेष योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ध्यान रखना कि कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, इसके लिए भी क्या है, संविधान ने कुछ योग्यताएं हैं वो निर्धारित कर रखी है, और उन योग्यताओं पे जो पूर्णतः क्या है, सही होता है और संपूर्ण होता है, उसके द्वारा चुनाव लड़ा जाता है। बात आती है कौन चुनाव की देखरेख करेगा। अब चुनाव है, मत देने वाले व्यक्ति निर्धारित हो गए, जो उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसके लिए कुछ नियम कानून बन गए। अब बात आती है कि चुनाव की देखरेख कौन करेगा, व्यवस्था कौन करेगा। इसके लिए भी कुछ क्या है कि समितियां हैं, कुछ चुनावों से संबंधित दायित्व हैं, उनको दिए जाते हैं, और उनकी देखरेख का जो कार्य है वो इनके द्वारा प्रमुख रूप से संपन्न करवाया जाता है। बात आती है मतदाता अपने प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे। अब है कि मतदाता है, यानी जो वोट देने वाले व्यक्ति हैं वो वोट किस आधार पर देंगे। तो प्रत्यक्ष रूप से वो अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे या अप्रत्यक्ष रूप से चुनेंगे, इसका भी निर्धारण किया जाता है। बात आती है मतगणना है वो कैसे होगी। मतगणना है उसके लिए क्या मापदंड बनाए गए हैं, क्या नियम बनाए गए हैं, इसको भी ध्यान में प्रमुखता रखा जाता है, और उसके बाद में क्या है कि मतगणना की जाती है, और मतगणना के नियम हैं वो चुनाव से पहले निर्धारित किए जाते हैं। बात आती है प्रतिनिधियों का चुनाव कैसा होगा, यानी हम जिन प्रतिनिधियों को चुनेंगे वो प्रतिनिधि क्या है कि किस मापदंड, यानी कौन से पद्धति के द्वारा उनका चुनाव होगा। क्या एकल संक्रमण मत पद्धति को अपनाया जाएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाएगा, या फिर समानुपातिक के साथ क्या है कि अन्य जो विशेष पद्धतियां हैं उनको अपनाया जाएगा। तो इस प्रकार ये भी निर्धारित किया जाता है। बात आती है भारत का संविधान भी इन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें, भारतीय चुनाव व्यवस्था की बात करें, तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है, इन्हें सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो हमें प्रमुख रूप से भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। क्योंकि भारत में चुनाव किस आधार पे होंगे, किन तरीकों से होंगे, मतदाता है वो किस प्रकार से मत दे पाएंगे, वो अपने प्रतिनिधियों किस प्रकार से चुनेंगे, कौन सी पद्धति है वो चुनाव के लिए अपनाई जाएगी, इन सभी प्रश्नों के उत्तर है वो भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। बात आती है पहले 3 प्रश्नों का लक्ष्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, जिसे लोकतांत्रिक चुनाव कहा जाता है। ऊपर के जो 3 प्रश्न है, कौन मत देने के योग्य है, कौन चुनाव लड़ने के योग्य है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, ये तीनों जो प्रश्न है इनका उत्तर है प्रमुख रूप से आता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है वो प्रमुख रूप से करवाए जाएंगे, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और प्रमुख रूप से जिसमें योग्यता है वो प्रमुख रूप से चुनाव लड़ सकता है, जो योग्य व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं वो देखने को मिलती है। बात आती है कि अंतिम प्रश्नों का लक्ष्य न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व है,
यानी अंतिम जो प्रश्न है, मतदाता अपने प्रतिनिधि कैसे चुनेंगे, मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि का चुनाव कैसा होगा, इन प्रश्नों के उत्तर भी क्या है प्रमुख रूप से हमें देखने को न्यायपूर्ण। न्यायपूर्ण का मतलब है कि प्रमुख रूप से क्या है, जो उम्मीदवार चुनाव में खड़े होंगे उनके साथ प्रमुख रूप से न्याय किया जाएगा, किसी को विशेष प्रतिनिधित्व है वो प्रदान नहीं किया जाएगा और किसी भी स्थिति में किसी भी उम्मीदवार के साथ है वो सरकार के द्वारा न्याय दिया जाएगा, अन्याय है वो किसी के साथ भी नहीं किया जाएगा।